हेलो एवरीवन। आज के मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो है साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ जो बेंजीन डेरिवेटिव्स स्पेशली कहे जा रहे हैं वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। किसी और डेरिवेटिव की यहाँ बात नहीं हो रही है, केवल बेंजीन की वो डेरिवेटिव जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है उनकी बात हो रही है, जैसे कि टॉल्यूइन है, जैसे कि इथाइल बेंजीन है। तो इस प्रकार के जो बेंजीन के व्युत्पन्न हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, तो उनकी साइड चेन में कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, आज उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है साइड चेन का ऑक्सीकरण, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। तो ऑक्सीडेशन दो तरीके से होगा। यहाँ जो पहला ऑक्सीडेशन है वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारकों के साथ अभिक्रिया करवा के प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ यदि बेंजीन के व्युत्पन्न अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इस पर बात करेंगे। तो इससे पहले मैं कुछ प्रबल ऑक्सीकारकों के नाम बता देती हूँ आपको। वो है एक तो केमेनोफोर जो कि अम्लीय या क्षारीय केमेनोफोर ले सकते हैं, दूसरा है HNO3 और तीसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हम ले सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ आपको मैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। इन सब एग्जाम्पल में जो साइड चेन है वो अलग अलग है। यहाँ साइड चेन जो है वो CH3 है, नेक्स्ट अभिक्रिया में C2H5 है, नेक्स्ट में C3H7 है, यहाँ भी C3H7 और CH3 दोनों हैं साइड चेन में, और यहाँ दो CH3 लगे हुए हैं लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो कि ऑर्थोसाइलिन है। तो जब बेंजीन के जितने भी व्युत्पन्न मैंने यहाँ पर लिए, यदि उनका ऑक्सीकरण किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक से करवाते हैं, ऑक्सीकरण में आपको यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक रिएजेंट लेते हो, प्रबल ऑक्सीकारक रिएजेंट लेते हो और इसको गर्म भी कर रहे हो साथ में, तो होता यह है कि चाहे साइड चेन में कितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हो, पूरा का पूरा समूह COOH समूह में ही बदलता है। यहाँ CH3 है तो एक COOH बन गया, यहाँ C2H5 है तब भी एक COOH समूह बन गया, यहाँ 3 कार्बन वाली पार्श्व श्रृंखला है तब भी COH बन गया, यहाँ 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि पार्श्व श्रृंखलाएं 2, 3, 4 कितनी हैं, जितनी पार्श्व श्रृंखलाएं कार्बन और हाइड्रोजन वाली बेंजीन पर उपस्थित रहेंगी, ऑक्सीकरण के पश्चात वो सब की सब COH समूह में परिवर्तित हो जाएंगी। यहाँ 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं तो यहाँ भी 2 COH लगेंगे, यहाँ पे भी 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, साइड चेन्स हैं, तो यहाँ पे 2 COH समूह, लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं तो इसलिए 2 COH ग्रुप लग रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि साइड चेन की चाहे जितनी भी लेंथ हो, चाहे 2 कार्बन की लेंथ हो, 3 कार्बन की हो, 1 कार्बन की हो, साइड चेन में जितनी भी लेंथ हो वो पूरा का पूरा समूह COOH समूह में बदल जाता है। तो यदि बेंजीन की साइड चेन में एक ग्रुप लगा हुआ है तो एक COH, और यदि बेंजीन की साइड चेन में 2 ग्रुप लगे हुए हैं जैसा कि इन 2 रिएक्शंस में है तो 2 COH समूह, और इनकी पोजीशन भी वही रहेगी। जैसे ये 2 एल्किल समूह ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट में COH भी ऑर्थो पोजीशन पर रहेगा। ये दोनों पैरा पर हैं तो पैरा पर ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहली 3 अभिक्रियाओं में एक ही उत्पाद बन रहा है, बेंजोइक अम्ल कॉमन उत्पाद है। चौथी अभिक्रिया में हमने देखा कि पैरा पर COH लगे हुए इसलिए टेरिथैलिक अम्ल बन रहा है, और पांचवी और अंतिम अभिक्रिया में हमने देखा कि ऑर्थो स्थिति पर जब 2 COH समूह लगे रहते हैं तो थैलिक अम्ल बनता है। तो ये हुआ एक प्रकार का ऑक्सीकरण जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से आप करवा रहे हो। एक और ऑक्सीकरण है जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है
वो स्ट्रॉन्ग नहीं ले रहे हैं। ये एक नेम रिएक्शन है, एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एल्काइल बेंजीन है उसकी अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं। ऑक्सीकरण जो है वो क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड पहले पूरा का पूरा इस पार्श्व श्रृंखला पर जुड़ जाता है और फिर जब इस कॉम्प्लेक्स का, इस संकुल का जल अपघटन करवाते हैं तो ये COH समूह में नहीं बदलता है, CHO समूह में बदलता है, एल्डिहाइड समूह में बदलता है। ये एल्डिहाइड यदि प्रबल ऑक्सीकारक यूज करते तो ये एल्डिहाइड आगे जाके कहाँ किस में बदलता, COOH समूह में बदल जाता। पर हमारा ऑक्सीकारक यहाँ पर प्रबल नहीं लिया है, इसलिए CHO समूह में बदलेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है एटार्ड अभिक्रिया का। एटार्ड अभिक्रिया में यदि पार्श्व श्रृंखला 2 कार्बन की या 3 कार्बन की है तो जो टर्मिनल कार्बन होता है, जो अंतिम कार्बन होता है, केवल वही ऑक्सीकृत होता है। तो आपने देखा कि CH2 समूह का ऑक्सीकरण नहीं हुआ, टर्मिनल जो कार्बन है वो पूरा का पूरा CHO समूह में बदल गया। तो ये थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीकारक लेने की वजह से हुआ है। तो ये बात हुई बेंजीन की डेरिवेटिव्स के ऑक्सीकरण की। आइए अब देखते हैं कि साइड चेन की और कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसकी, साइड चेन में। साइड चेन में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन आप 12th क्लास में भी पढ़ते आए हैं और आपको याद भी होगी ये रिएक्शन। इसमें हमने टॉल्यूइन लिया है। टॉल्यूइन की अभिक्रिया हैलोजन से करवाई है मगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई है और ल्यूइस अम्ल की अनुपस्थिति में करवाई है। तो चूंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश ले लिया है इसलिए अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या हो जाएगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि। और मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से निकलकर HCl तो निकल जाएगा और बचा हुआ एक Cl उस H के स्थान पे लग जाएगा और CH2Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। चूंकि ये मुक्त मूलक अभिक्रिया है तो ये यहाँ नहीं रुकेगी, एक एक करके ये सारे हाइड्रोजन हटते जाएंगे और उसकी जगह पर एक एक करके क्लोरीन बढ़ता जाएगा। तो अगला क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब अटैक करेगा इस पर तो एक और H और यहाँ से Cl निकल के HCl निकल गया और Cl जुड़ गया यहाँ। तो अब ये बना CHCl2 दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो बचा हुआ H है ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया किसके द्वारा, Cl द्वारा। तो बना CCl3 समूह यानी बेंजो ट्राई क्लोराइड। आइए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देख लेते हैं। ये हमने 12th में भी पढ़ी हुई है। तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में ये है कि 2 स्टेप्स हैं। पहली है चेन इनिशिएशन स्टेप यानी श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। तो जब हम हैलोजन पर सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो ये जो Cl2 है इसमें Cl और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें समांश विखंडन हो जाएगा, होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा और इस होमोलाइटिक फिशन से ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे। यही फ्री रेडिकल्स आगे अभिक्रिया को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। तो ये फ्री रेडिकल जब एक फ्री रेडिकल टॉल्यूइन पर जिससे कि आपको अभिक्रिया करवा रहे हो उस पर जब फ्री रेडिकल का अटैक होगा तो ये फ्री रेडिकल यहाँ से एक H को खींच लेगा और HCl बना देगा। H को खींचते समय भी इसमें समांश विखंडन हुआ इसलिए ये स्वयं एक नए फ्री रेडिकल में बदल गया, बेंजाइल फ्री रेडिकल में बदल गया। बेंजाइल फ्री रेडिकल एक स्टेबल फ्री रेडिकल है, इसकी अनुनादी संरचनाएं भी बनती हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, इस बेंजाइल फ्री रेडिकल पर क्लोरीन के दूसरे अणु का अटैक होगा। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विल अटैक अपॉन बेंजाइल फ्री रेडिकल और एक Cl वापस यहाँ पे समांश विखंडन हुआ तो एक Cl तो निकल गया और एक Cl यहाँ अटैक करके आपको एक प्रोडक्ट दे दिया दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। अब यदि इस बेंजाइल क्लोराइड पर फिर से Cl का अटैक हो जाए तो फिर से ये एक H निकाल देगा और फिर HCl बना देगा और एक नया फ्री रेडिकल बना देगा और फिर आगे जो सेकंड आपका जो उत्पाद था ये बन जाएगा इन्हीं स्टेप्स के द्वारा। यानी कि स्टेप
बी और सी रिपीट होती रहेंगी। स्टेप बी और सी रिपीट होती रहेंगी जब तक कि ये सारा क्लोरीन ख़त्म नहीं हो जाता और ये 3 प्रोडक्ट नहीं बन जाते। तो इन 3 प्रोडक्ट्स का बनना स्टेप बाय स्टेप, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा यहाँ पर होता है। Repetition of steps second B and second C leads to the formation of products B and C. अभी जो अभिक्रिया हमने टॉल्यूइन पर करवाई थी वही सेम अभिक्रिया यदि इथाइल बेंजीन के ऊपर करवाएं, ये भी बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, तो इस पर जब अभिक्रिया करवाएं या ऐसा कोई और जिसमें पार्श्व श्रृंखला में एक से ज़्यादा कार्बन हो, तो जो क्लोरीन है उसका अटैक, जो मुक्त मूलक अटैक है, वो केवल अल्फा कार्बन पर होगा। H यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और इसी H के स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान जो मुक्त मूलक बन सकते हैं वो ये 2 मुक्त मूलक बन सकते हैं। H या तो अल्फा कार्बन से निकल सकता है और या फिर बीटा कार्बन से निकल सकता है। तो इन 2 मुक्त मूलकों में से ज़्यादा स्थायी अल्फा वाला है मुक्त मूलक, इसलिए अगले स्टेप में इसी पर Cl जुड़ेगा और आपको ये अंतिम उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये थी फ्री रेडिकल साइड चेन रिएक्शंस। साइड चेन की 2 एक रिएक्शंस और हैं जो देख लेते हैं, और अगली रिएक्शन है हमारी रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में यदि कोई एल्किल समूह लगा हुआ है तो वो गर्म करने पर या किसी चीज़ से अभिक्रिया करवाने पर क्या कुछ और बना सकता है, वो देखते हैं अपन। तो ये रीअरेंजमेंट 2 तरह का है। पहला है आइसोमराइजेशन हो सकता है, समावयवीकरण हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैं आपको देती हूँ कि मैंने यहाँ पर ज़ाइलीन लिया है, ये है ज़ाइलीन। तो ज़ाइलीन जो है वो ऑर्थो भी ले सकती हूँ, मेटा भी ले सकती हूँ और पैरा भी ले सकती हूँ। इन 3 में से कोई एक ज़ाइलीन यहाँ पर लिया है। चाहे मैं कोई भी लूँ, ऑर्थो लूँ, मेटा लूँ या पैरा ज़ाइलीन लूँ और उसको HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और BF3 से अभिक्रिया करवाऊँ और गर्म भी करूँ साथ में, तो मुझे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर प्राप्त होगा। यहाँ पर मैंने एक ही ज़ाइलीन लिया है मगर यहाँ 3 ज़ाइलीन का मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 3 ज़ाइलीन का मिश्रण। तो मान लीजिए मैंने यहाँ ऑर्थो लिया तो आपको तब भी 3 ज़ाइलीन मिलेंगे, यहाँ मेटा लिया तब भी 3 और पैरा लिया तब भी 3। तो इसका मतलब कुछ अणुओं के अंदर ऑर्थो लिया मैंने तो ऑर्थो से ऑर्थो तो समावयवीकरण नहीं हुआ, मगर ऑर्थो से मेटा बनते समय कुछ अणुओं में CH3 जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया, और इसी तरह ऑर्थो से पैरा बनते समय CH3 यहाँ से यहाँ आ गया। तो इन तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। चाहे यहाँ कोई भी ज़ाइलीन लें, मिश्रण इसी प्रोपोर्शन में प्राप्त होगा। एक और साइड चेन की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है डिसप्रोपोर्शनेशन, जिसे हम विसमानुपातीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में यदि कोई बड़ा समूह लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा R है वो या तो सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। R जो है वो द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह होना चाहिए। तो जब ये R हमारा बड़ा होता है साइज़ में, तो इसमें जब आप हल्का सा एसिड डालेंगे तो एसिड की उपस्थिति में इसमें विअनुपातीकरण हो जाता है, विसमानुपातीकरण। क्या होता है ये डिसप्रोपोर्शनेशन? कि मान लीजिए R के 2 अणु हैं मेरे पास और 2 अणुओं में दोनों के पास एक एक R है, लेकिन जैसे ही इसमें हमने एसिड डाला तो अब जो 2 नए अणु बने उसमें क्या हुआ, एक अणु से तो R गायब हो गया और एक में R डबल हो गया, एक R की जगह 2 R हो गए। ये जो यहाँ ऐसे लगाया ना मैंने R, इसका ये मतलब है कि ये R, ये जो सेकंड वाला R है, ये ऑर्थो पे भी लग सकता है, ये मेटा पे भी लग सकता है, ये पैरा पर भी लग सकता है। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि पहले दोनों के पास पार्श्व श्रृंखला जो थी वो बराबर बराबर थी, एक एक पार्श्व श्रृंखला थी, और डिसप्रोपोर्शनेशन के बाद एक के पास पार्श्व श्रृंखला नहीं रही और एक के पास पार्श्व श्रृंखला 2 हो गई। तो इसका मतलब ये
कम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके पास 0 हो गई, इसके पास 2 हो गई। पहले दोनों के पास एक एक पार्श्व श्रृंखला थी। तो ये हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स, स्पेशली हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की पार्श्व श्रृंखला की यानी कि साइड चेन की कुछ अभिक्रियाएं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।